अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी गुफ्तगू को जीएम काउंटर पे ही एक कदम आगे लेके चलेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जीएम काउंटर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखा था कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि वो पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। हम ये देखेंगे कि इस जीएम काउंटर में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन पहली लिमिटेशन को थोड़ी सी डिटेल में आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस क्लास में ये देख लिया था, लेक्चर में ये देख लिया था कि कैसे हीलियम का एक न्यूक्लियस आया, अल्फा पार्टिकल आया, नियॉन को टकराया और उसे आयनाइज किया, और उसके आयनाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने फर्दर आयनाइजेशन की। तो एक से दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, दो से चार इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, इन चार से आठ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और फिर एक बड़ा समंदर पैदा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। और ये समंदर जब एनोड पे पहुंचेगा तो ये एनोड पे सिंगल काउंट के तौर पे डिटेक्ट होगा, यानी कि ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही अल्फा ने प्रोड्यूस किए हैं ना। तो ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड पर टकराएंगे तो उसके नतीजे में जो एक पल्स प्रोड्यूस होगी करंट की, वो सिंगल काउंट कंसिडर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन प्रॉब्लम से पहले चलें फिर इस पॉइंट को ज़रा लिख भी लेते हैं। हम अपनी प्रीवियस गुफ्तगू में ये बात कर चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें फिर इस पॉइंट को ज़रा लिखते हैं। हम इसमें इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने लगे डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ मैं इसकी जो लिमिटेशंस होंगी वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करता जाऊंगा। तो वर्किंग में डियर स्टूडेंट्स जो हमने पहला पॉइंट अभी डिस्कस किया है उसे लिखने लगे हैं कि when the radiations are allowed to enter this GM counter they produce ionization। तो यही बात लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, when radiations are allowed to enter the GM counter they produce आयोनाइजेशन। जैसे ही रेडिएशंस को जीएम काउंटर में दाखिल होने दिया जाएगा ये आयोनाइजेशन कॉज करेंगी। सो अब जो इलेक्ट्रॉन पहले आयन के नतीजे में प्रोड्यूस होगा इट विल कॉज फर्दर आयोनाइजेशन, एंड हेंस हमारे पास एक कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को लिख देते हैं। The electron which will be produced during the ionization by radiation will cause further ionization। वो इलेक्ट्रॉन फर्दर आयोनाइजेशन कॉज करेगा, कैसे? बाय knocking off the electrons of neon atoms। So the electron which will be produced during the ionization by radiation will cause further ionization। So जो एक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ था, अब वो आगे मजीद आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, कैसे? बाय नॉकिंग ऑफ, निकालते हुए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन एटम, नियॉन के मजीद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हुए वो मजीद आयनाइजेशन का सबब बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देख लिया, और इसके नतीजे में होगा क्या? अ कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिटेक्टेड ऑन एनोड। सो इसी पॉइंट को हम लिख देते हैं
As a result, the cascade or the flood of electrons will be detected as a single pulse of current on एनोड। तो एनोड पे डिटेक्ट होंगे और सिंगल पल्स की सूरत में डिटेक्टिंग एज अ डिटेक्टेड एज अ सिंगल पल्स ऑफ करंट ऑन एनोड। वो एनोड पे एक सिंगल पल्स की फॉर्म में डिटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इससे आगे चलें। अगला सवाल क्या, अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? नुकसान ये होगा कि इससे जो अल्फा बीटा या गैमा जो भी रेडिएशन आ रही है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स, अगर अल्फा है तो अल्फा भी कम से कम एक आयन तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो जो एक आयन प्रोड्यूस करेगा उससे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो डिटेक्ट होंगे। अगर बीटा है तो वो भी आयनाइजेशन तो कॉज करेगा, उससे बहुत ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये जो कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो डिटेक्ट होगा तो उससे भी एक ही पल्स जनरेट होगी। और अगर गैमा आ रही है तो गैमा रेडिएशन के नतीजे में भी जो आयनाइजेशन होगी उससे पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीप्लाई होंगे, कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो भी एक ही पल्स की सूरत में हमारे काउंटर पे डिटेक्ट होंगे। तो हमारा काउंटर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कौन सी रेडिएशन थी और किस रेडिएशन की कितनी एनर्जी थी। सो इसकी लिमिटेशन ही यही है कि ऑल दीज radiation will be detected as a single pulse, यानी all these radiation will be counted by this detector as a single count. This detector will not be able to detect or measure the energy of the coming radiation. ये आने वाली रेडिएशन की एनर्जी नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। ये एनर्जी की बुनियाद पे आने वाली रेडिएशंस को डिस्क्रिमिनेट अलग अलग नहीं कर पाएगा। तो ये इसका पहला प्रॉब्लम भी है। सो इट कैन ओनली काउंट, इट कैन नॉट डिटेक्ट द नेचर ऑफ कमिंग रेडिएशन। उसकी एनर्जी क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका मास क्या है, ये तमाम चीज़ें जीएम काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर चलिए इसकी लिमिटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी पहली लिमिटेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी लिमिटेशन नंबर 1 ये है, because all the electrons will be detected as a single pulse of the current on anode, it cannot discriminate between the coming radiations. So it cannot tell, या it cannot measure the energy of the coming radiations. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर इसकी इस लिमिटेशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बुलेट की फॉर्म में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पर लिख देते हैं इसे, GM counter will not give any information about the energy of coming radiation। ये आने वाली रेडिएशन की एनर्जी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। so GM काउंटर विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ कमिंग रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बुनियाद पर ये अल्फा बीटा और गैमा को भी डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट cannot distinguish between alpha, beta or gamma radiation. So it cannot distinguish between alpha, beta और
गैमा रेडिएशन। ये इन तमाम को अलग अलग नहीं करके दिखा सकता, इनका फ़र्क नहीं बता सकता। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपने फिर और समझ लिया कि डिटेक्शन हो कैसे रही है, हमें काउंटर समझ आ गया कैसे क्यों कहते हैं, और एक पहली प्रॉब्लम भी पता चल गई। तो उसने काउंट की है, जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाके कैप्चर होंगे तो पता चलेगा कि एक रेडिएशन आई थी, एक डिसइंटीग्रेशन हुई थी हमारे रेडियोएक्टिव सोर्स में, जिससे एक पहली रेडिएशन निकली और उस रेडिएशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और वो एक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इस एनोड में। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ काउंट हो रही है रेडिएशन। अच्छा, अब ये भी इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें भी आगे चलेंगे तो कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ मज़ीद प्रॉब्लम्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद प्रॉब्लम्स में पहला मसला ज़रा सुनिएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये स्लो भी है। अब ये स्लो कैसे है, चलें मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जो आइंस प्रोड्यूस हुए और उन आइंस के नतीजे में जो कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इन्हें अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाना है, यानी कि जो पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे इस नियॉन के, दिस वुड बी द पॉजिटिव आइन, दिस वुड बी द पॉजिटिव आइन, और ये भी पॉजिटिव आइन है और ये भी पॉजिटिव आइन है। इन्हें कैथोड तक जाना है और इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक आना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि ये ऊपर वाली हमारी कैथोडिक सरफेस है, कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये सेंटर में हमारी एनोड है। हम बाकी अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। So all these electrons which are generated over here during the ionization process, because of their small size, they can easily rush towards the anode. देखें, चार्ज इनका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव एनोड से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन के बायस, स्मॉल साइज के बायस, डियर स्टूडेंट्स, ये इजीली अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर आ जाएंगे और कैप्चर हो जाएंगे और एक सिंगल काउंट की फॉर्म में हमें रेडिएशन पता चल जाएगी। आमतौर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड पे आते हुए 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स का टाइम लेते हैं। तो ये तो कोई इशू नहीं है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स इज गुड टाइम। सो दिस इज द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉब्लम हो जाती है इन भारी भरकम नियॉन के पॉजिटिव आइंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये नियॉन के पॉजिटिव आइंस चूँकि बड़े हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बतन कई लाखों करोड़ों गुना वजन इनका ज़्यादा होगा, तो जब ये टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव कैथोड मूव करेंगे तो ये मूव करते करते अच्छा खासा वक्त ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें अपनी कैथोड तक जाते हुए जो वक्त लगता है वो 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये कैटाइंस को लगने वाला टाइम है, नियॉन के आइंस को लगने वाला टाइम है। सवाल ये पैदा होता है कि ओके ऑल राइट, इन्हें 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स का वक्त लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स का वक्त लग भी रहा है तो ठीक है, लग रहा है, इससे ये सारे का सारा जीएम काउंटर हमने स्लो क्यों कह दिया? स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं इस टाइम को हम इस जीएम काउंटर का डेड टाइम कहते हैं। यस, हम इसे डेड टाइम कहते हैं। हम इसे डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स के लिए ये जीएम काउंटर इनएक्टिव हो जाता है। ये आने वाली मजीद रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये उन्हें काउंट नहीं कर सकता। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों है। चलिए अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे फिर यहाँ पर लिखना भी है और अब आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना भी है कि ये फर्दर डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर से वन सेकेंड मेरे साथ चलिए और सीखिए कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर आती है। इस
10⁻⁻⁴ सेकंड्स के टाइम को, यानी उस टाइम को कि जितनी देर में पॉजिटिव आइंस अपनी कैथोड तक पहुंचते हैं, उसे डेड टाइम क्यों कहते हैं। ये आपकी कैथोड है और कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। और डियर स्टूडेंट्स, अब कैथोड पे ही सारी बात होगी। ये अल्फा पार्टिकल था जो आया, उसने आके नियॉन के एटम्स को आइंस में कन्वर्ट किया। तो जो मैं अब ग्रीन से ड्रॉ करने वाला हूं, फॉर एग्जांपल, वो नियॉन के आइंस हैं। ऑल दीज आर द आइंस ऑफ नियॉन्स। मैं आपके सामने ये पॉजिटिव पॉजिटिव बना भी देता हूं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन सिर्फ पहले आयन के नतीजे में ही हो जाती है। मैंने बताया ना कि जो पहला आयन प्रोड्यूस होगा, उसे जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत सारे और नियॉन के एटम्स को आयनाइज करता हो जाएगा। तो बहुत सारे एटम्स सिर्फ पहली कलेयन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले आयन्स से फर्दर पैदा हो जाते हैं आगे। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे वही आयन्स हो नियॉन के जो पहले पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर कलेयंस करके प्रोड्यूस किए। स्टूडेंट्स, इस वक्त ये तमाम आयन्स अभी अपनी कैथोड की तरफ रवां दवा हैं, जा रहे हैं, मगर अभी अपनी कैथोड पर पहुंचे नहीं है। दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स देयर कैथोड। अभी ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स कैथोड पे कैप्चर नहीं हुए और इतने में आपने अगला एक और अल्फा भेज दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। अब ये अल्फा जब इस जीएम काउंटर में दाखिल होगा तो यकीनन इस जीएम काउंटर में सारे तो आयन्स नहीं है, कुछ न्यूट्रल नियॉन के एटम्स भी हैं। सो ये जो मैंने अब ये ड्रॉ किया है पर्पल कलर से, ये नियॉन का न्यूट्रल एटम है। स्टूडेंट्स, जब ये अल्फा नियॉन के न्यूट्रल एटम को टकराएगा, ये इसे भी आयनाइज करेगा। जब ये इसे आयनाइज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है, आप जानते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन है तो एनोड पे जाकर डिटेक्ट होना है, जिससे पता चलेगा अगली रेडिएशन है ये। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है ये नेगेटिवली चार्ज है। ये इस एनोड तक जो नीचे मौजूद है, जहां पे जाके इसने डिटेक्ट होना है, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों पहुंच नहीं पाता डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पॉजिटिव नियॉन के एटम्स मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी नियॉन का पॉजिटिव एटम, नियॉन का पॉजिटिव आयन कैप्चर कर लेगा और नियॉन का न्यूट्रल एटम बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपने समझा कि हुआ क्या, जो दूसरी रेडिएशन आयन्स के क्लियर होने से पहले आई है, उस रेडिएशन ने भी आयनाइजेशन कॉज की। उस आयनाइजेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद नियॉन के पॉजिटिव आयन्स कैप्चर कर लेंगे और लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव एनोड तक ना पहुंच पाएंगे, ना डिटेक्ट होंगे, ना काउंटर कोई काउंट बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जितनी देर में ये तमाम पॉजिटिव आयन्स अपनी कैथोड पे कैप्चर ना हो जाए, हमारा जीएम काउंटर इनएक्टिव हो जाता है और इस टाइम को हम डेड टाइम कहते हैं। यानी कि अगर तो आप जीएम काउंटर को, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, किसी ऐसे रेडियो एक्टिव सैंपल से निकलने वाली रेडिएशंस के लिए यूज कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिव सैंपल बहुत स्पीड से डिके कर रहा है, यानी कि हो सकता है उसमें एक सेकंड में 10,000 से ज्यादा की डिकेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी उसके सैंपल में एक सेकंड में 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियाइज अगर डिके कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे डिके में प्रोड्यूस होने वाले अल्फा पार्टिकल्स, बीटा या गामा रेडिएशंस जो भी वो एमिट कर रहे हैं, जीएम काउंटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसा रेडियो एक्टिव सैंपल जो बहुत स्पीड से डिके हो रहा है, उसे चाहिए है कि एक ऐसा काउंटर सामने रखा जाए जो बहुत स्पीड से उसे काउंट कर सके।
लेकिन ये 10⁻⁻⁴ सेकंड्स के लिए यानी 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से के लिए इनएक्टिव है। अब इस टाइम में जितनी भी रेडिएशंस बीच में आएंगी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए ये जीएम काउंटर एक ऐसे रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए जो 1 सेकंड में 10,000 से ज़्यादा डिकेज कर रहा है सूटेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इस बात को भी हम दोबारा लिख लेते हैं। अब इस बात को लिमिटेशन 2 की सूरत में लिखेंगे। अब लिमिटेशन 2, चलिए यहाँ से आगे लिखनी शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन 2 ये है the positive ions take 10⁻⁻⁴ seconds to reach their cathode because of their bigger size. So, positive ions of neon take almost 10⁻⁻⁴ seconds to reach cathode. So this is the limitation. मैं आपको बता चुका हूँ कि लिमिटेशन कैसे है, पूरा ऊपर ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेड टाइम ऑफ द GM counter. So this interval of 10⁻⁻⁴ second is called as dead time of the GM counter. तो ये जो इंटरवल है 10⁻⁻⁴ seconds का is called as the dead time of GM counter because अब इसमें इस टाइम में आने वाली रेडिएशंस दे विल नॉट बी डिटेक्टेड। सो रेडिएशंस कमिंग ड्यूरिंग दिस टाइम will not be detected. So dear students, मैं फिर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए ये अब बात कह सकता हूं, GM काउंटर इज अ स्लो काउंटर, नॉट suitable for fast countings. So GM counter is a slow counter, not suitable for the fast countings. Alright dear students, तो फिर आपने अब 2 लिमिटेशंस भी देख ली और इन लिमिटेशंस के साथ साथ आप इसकी वर्किंग को भी फर्दर डिटेल में डियर स्टूडेंट्स समझते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी गुफ्तगू काफ़ी लंबी है, अभी एक लिमिटेशन और भी है इसकी। फिर डियर स्टूडेंट्स, मुझे उन लिमिटेशंस का सलूशन भी आपके साथ डिस्कस करना है। फिर डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये भी बताना है कि GM काउंटर यूज़ आखिर इन लिमिटेशंस के बावजूद किया कहाँ जाता है। तो सफ़र चूँकि लंबा है, इसीलिए आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें हम साथ साथ समझ रहे हैं, आप साथ साथ लर्न करते चले जा रहे हैं। इकट्ठी तमाम चीज़ें एक ही लेक्चर में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा ताकि डिटेल से हर पॉइंट आपके सामने रख सकूं और आपको याद करने और समझने का प्रॉपर वक्त मिलता रहे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार फिर एक नए लेक्चर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।